Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have seen yesterday? Hypotenuse, different types of acceleration. Okay, that we have already completed. I'm talking about previous class. Hypertonic uterine activity and stage of labor. Yes, hypertonic uterus activity, uterine activity, and stages of labor we have completed. In that, we have completed first stage in detail. So tell me about hypertonic uterine activity. उसमें हमने क्या देखा था? By palpating the IUPC catheter through આપણે એની frequency, duration, intensity, contraction બધું measure કરી શકીએ. Yes, ideally जब भी फीमेल लेबर में होती है तो हमें 3 measurements करनी होती है in the contractions, that is frequency, duration and intensity. Along with that, resting tone कैसा है यूट्रस का जब भी contractions नहीं होते हैं तब. तो ये सब आप कैसे चेक करोगे? सो इधर बाय पाल्पेशन और बाय आईयूपीसी. आईयूपीसी क्या है? तो एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस और वो मेजरमेंट लेगा कि कैसी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी इंटेंसिटी से है एंड ऑल दिस थिंग्स. यूट्रस कितने टाइम के लिए रिलैक्स होना चाहिए? Between contraction 60 seconds or longer. यस, मतलब 1 मिनट तक तो उसको रिलैक्सेशन पीरियड मिलना ही चाहिए. 1 मिनट बीच में रिलैक्स होगा यूट्रस तभी ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द प्लासेंटा. अगर यूट्रस रिलैक्स ही नहीं हो रहा है सो ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा फीटस को, प्लासेंटा तक ब्लड फ्लो नहीं जाएगा. एंड जब यूट्रस रिलैक्स नहीं होता बीच में तब उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी. सो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तब उसका प्रेशर कितना होता है? 50 to 75. 75 mm ऑफ Hg. बट जब सेकेंड स्टेज में चली जाए मदर एंड जब पुश करना हो, बेबी को डिलीवर करना हो, तब उसका प्रेशर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी तक जा सकती है? 110. 110 तक भी चली जा सकती है उसकी स्ट्रेंथ. बट जब कॉन्ट्रेक्शंस नहीं होंगे, जो हमने देखा कि बीच में 2 कॉन्ट्रेक्शंस के बीच में एटलीस्ट फॉर 1 मिनट यूट्रस रिलैक्स होगा. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड यूट्रस में प्रेशर या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 5 to 15. यस, बट अगर वो 15 से ज्यादा है तो Contraction continue. यस, मतलब वो प्रॉपर रेस्टिंग फेज में नहीं है एंड इट इज अ प्रॉब्लम. अगर प्रॉपर रेस्टिंग फेज में नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई फिर से स्टार्ट नहीं होगा. सो हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी क्या है? सो जब भी रेस्टिंग टोन होता है तब भी उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस जो रेस्टिंग टोन पीरियड होता है तब भी वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग है एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो प्लासेंटा तक नहीं जाएगा, प्लासेंटा तक नहीं जाएगा तो फीटस तक भी नहीं जाएगा एंड फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है. सो हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी इज नॉट गुड. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन रिअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट्स देखे थे. कौन से थे? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, लेट डिसेलरेशन. देन फिर कौन से थे आफ्टर दैट? Prolonged deceleration. यस, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, एब्सेंट वेरिएबिलिटी, डिक्रीज या फिर एब्सेंट. यस, फिर वेरिएबल डिसेलरेशन. कितने वेरिएबल डिसलेशंस? लेस देन 70 बीट्स पर मिनट. यस, अब जो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग है उसमें आपको दिख रहा है कि हार्ट रेट फीटस की फ्रीक्वेंटली 70 बीट्स पर मिनट से भी कम हो रही है एंड वो कितनी देर तक कम रह रही है? मोर देन 1. यस, मोर देन 1 मिनट तक वो कम रह रही है. सो ऑल दिस थिंग्स आर गुड और बैड? बैड. बैड, यस. यस, सो
अगर आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें दिखती है, क्वेश्चन में सिनारियो दिया है and उसमें आपको पता चल रहा है, वो इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे। सो उसमें से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट को ये नॉन रिअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट्स है। सो व्हाट इंटरवेंशंस यू विल डू? If oxytocin infusion तो एना discontinue करीश। हाँ, अगर चल रहा है तो ऑक्सीटोसिन डिसकंटिन्यू करना है फर्स्ट, देन ये ऑक्सीजन पोजीशन यस, कौन सी पोजीशन दोगे? फर्स्ट पोजीशन चेंज करनी है। रिमेंबर द सीक्वेंस। फर्स्ट पोजीशन चेंज करोगे, कौन सी पोजीशन दोगे? लेफ्ट लेटरल लेफ्ट लेटरल, यस। देन गिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे दोगे? नेजल प्रोन्स, नो बाय फेस मास्क बाय फेस मास्क। एटलीस्ट 8 to 10 लीटर पर मिनट हमें फ्लो सेट करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक ब्लड सप्लाई कम हो गया है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, सो यू हैव टू आल्सो गिव आईवी फ्लूइड्स। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आईवी फ्लूइड्स भी देना होगा। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज, क्यों हुआ है ये। कोई भी नॉन रिअश्योरिंग पैटर्न है तो वो क्यों हुआ है, उसका हमने पता था कि डिफरेंट पैटर्न्स देखे थे, उसके कॉज भी हमें पता थे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज कि ये हुआ है तो दिस माइट बी अ कॉज, एंड यू हैव टू एलिमिनेट दैट कॉज। जब तक वो कॉज एलिमिनेट नहीं होगा तब तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई फीटस को नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर। आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करना पड़ेगा बेबी को कि उसको अभी डिस्ट्रेस है या नहीं। आपने कॉज रिलीव कर दिया, पीएचसीपी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। अपने जो प्रीवियस हमने स्टेप्स पढ़े थे वो तो आपको क्लियर है, बट अदर देन एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या है, तो आपने कॉज आइडेंटिफाई करके कॉज उसको एलिमिनेट किया। एंड फीटल हार्ट रेट कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करते ही रहनी है। इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल तो कंपलसरी करनी है, बट अगर इंटरनल कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आप इंटरनल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि अगर आप वजाइनल डिलीवरी करवाओगे, सो फिर से ये नॉन रिअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न्स देखने को मिलेगी एंड फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। सो फिर कैन यू गो विद द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी? नो। नो। सो वी हैव टू प्रिपेयर द मदर फॉर सीएस यस। CS, yes. And what is our duty? आपने CS के लिए प्रिपेयर कर दिया, फिर हमारी ड्यूटी क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। यस, हमें सब डॉक्यूमेंट करना होगा कि क्या हुआ था मदर के साथ सडनली, एंड क्या सिम्टम्स देखने को मिले थे, क्या इंटरवेंशंस आपने की, एंड क्लाइंट अभी कैसा है, बेबी कैसा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ फीटस। ये सब आपको नोट डाउन करना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा। देन हमने स्टेजेस ऑफ लेबर देखे थे। कितने स्टेजेस है? फोर Four. यस। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? Replacement and dilation. Dilation, yes. First stage is divided into with how many phases? 3. 3 phases. Which are they? Latent, active and transcript. Yes. First stage में मदर कैसी होगी? टॉकेटिव। Yes, वो बात Talkative. कर सकती। Yes, and लेटेंट फेज में एकदम ईगर होगी, कब ये खत्म होगा, कब ये प्रोग्रेस होगा। सो लेटेंट फेज में वो ईगर होगी, एंड जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा, आगे जाती जाएगी, मदर एकदम रेस्टलेस, टायर्ड एंड एंशियस हो जाएगी, बिकॉज इंटेंसिफाई हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस भी, इसलिए। सेकेंड स्टेज इज अबाउट डिलीवरी ऑफ फीटस। यस, एक्सपल्जन ऑफ फीटस, डिलीवरी ऑफ फीटस। उसमें कितने फेजेस है? विच आर दे? लेटेंट एंड एक्टिव फेज यस, लेटेंट फेज में क्या होता था? It is Baby also called as descent. laboring down. Yes, mother like labor progress हो रहा है and baby और descent हो रहा है, and active phase में mother has to actively push the baby out. So that is active phase. mother में mother क्या experience करेगी during second stage? Between contractions already strong होंगे, so between contractions mother has to push. But sometimes ऐसा भी हो सकता है, due to tiredness mother can फॉल asleep. yes fall asleep. Yes, between the contractions थकने की वजह से मदर, थक जाने की वजह से ऐसे सो भी जाती है, थकने की वजह से। थर्ड स्टेज इज ऑल अबाउट preparation of placenta सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा।
मदर क्या एक्सपीरियंस करेगी? Relief. यस, मदर एक तो रिलीव्ड एक्सपीरियंस करेगी बिकॉज ऑलरेडी फीटस एक्सपेल्ड हो गया है, बाहर निकल गया है, एंड मदर विल बी सो Very टायर्ड. tired. यस, शी विल बी सो टायर्ड. एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है? व्हाट इज फोर्थ स्टेज? Recovery. रिकवरी फेज. यस, सो इनिशियल 4 आवर्स तक का जो भी पीरियड होता है हम उसको फोर्थ स्टेज कंसिडर करते हैं. आफ्टर 4 आवर्स इट इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम फेज. सो पोस्टपार्टम फेज का जो इनिशियल आवर्स है हम उसको फोर्थ स्टेज में कंसिडर करते हैं. फिर उसको स्टेजेस ऑफ लेबर में कंसिडर नहीं करेंगे. उसमें मदर कैसी होगी? Tired થઈ હશે પણ ન્યૂબોર્ન માટે acquainted હશે. Yes, she is tired, but she wants to see the newborn. She wants to create a bond with the newborn. So बहुत eager है अपने newborn से मिलने के लिए. फिर हमने स्टेज 1 में फर्स्ट फेज देखा था, लेटेंट फेज. लेटेंट फेज में हमने एक ग्राफ देखा था. वो ग्राफ कैसे फील करना है वो आपको ऑलरेडी पता है कि आवर टू आवर हम एवरी आवर पीवी एग्जामिनेशन करते हैं कि मदर का कितना डायलेशन हुआ है. टोटल 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है. जो मल्टीपैरस मदर होगी या सेकेंड टाइम डिलीवरी करेगी, डिलीवरी एक्सपीरियंस कर रही है, वो मदर को डायलेशन जल्दी होगा कंपेयर टू द प्राइमी पैरा मदर, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम डिलीवर करने वाली है. सो डायलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा. देन वी हैव टू आल्सो मार्क द स्टेशन. बेबी कितना डिसेंड हो रहा है वो भी हमें ये ग्राफ में मार्क करना होता है. ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज इन लेटेंट फेज? Dilatation. कितना Location. होगा? 1 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन है तो वी कैन से कि मदर इज इन लेटेंट फेज. आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि आपको डायरेक्टली ऐसा बोला गया होगा कि व्हेन यू आर असेसिंग अ मदर इन द लेबर यू आइडेंटिफाई दैट द सर्विक्स इज डायलेटेड 6 सेंटीमीटर. And what interventions you will do? 6 सेंटीमीटर डायलेशन है तो what interventions you will do? 6 सेंटीमीटर है मतलब कौन से फेज में है? Active phase. Okay, and now you have to take the interventions related to active phase. So आपको ऐसे भी questions आ सकते हैं. So you have to remember कि latent phase में कितना dilation होगा? 1 to 4 सेंटीमीटर. Contractions कैसे होंगे? What about frequency? What about duration? What about intensity? Contraction every 3 to 5 minutes આવશે and 30 to 60 No. second duration. Latent phase. लेटेंट फेज में एवरी 15 to 30 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे. ड्यूरेशन विल बी आल्सो 15 to 30 सेकेंड्स एंड इंटेंसिटी माइल्ड होगी. इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? चलो जल्दी, इंटरवेंशंस क्या करोगे? Position Ambulation. ambulation, voiding, comfort measure. यस. Ice and fluids offer. यस, टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन. फिर Encourage voiding. यस, वाइडिंग एनकरेज करना है एवरी 1 to 2 आवर. पार्टनर को भी आपको इन्वॉल्व करना है. क्लाइंट एंड पार्टनर दोनों को इन्वॉल्व करना है केयर में. एंड पार्टनर और क्लाइंट दोनों को आपको प्रोग्रेस कितना हो रहा है लेबर वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट इंटरवेंशन. नेक्स्ट हमने देखा एक्टिव फेज. उसमें डायलेशन कितना होगा? 4 to 7. यस, 4 to 7 सेंटीमीटर. कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे? Every 3 to 5 minutes. यस, एवरी 3 to 5 मिनट्स. ड्यूरेशन 60 second. 30 to 60 सेकेंड. इंटेंसिटी Moderate. Moderate. मॉडरेट. यस. इंटरवेंशंस क्या करोगे जब मदर एक्टिव फेज में है तो? Breathing pattern. यस, Effective ब्रीथिंग पैटर्न आप सिखाओगे मदर को. यस. देन Provide quiet environment. यस, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे. इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेस आप दोगे. आपको पूरा स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि ब्रीथिंग पैटर्न्स दोगे, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, प्रोग्रेशन के लिए इन्फॉर्म करोगे. फिर મેમ આમાં यस. પ્રાયોરિટી પ્રમાણે યાદ રાખવાની જરૂર છે? ना, दिस इज इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाने की जरूरत नहीं है. प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब जाने की जरूरत है. दिस आर द जनरल इंटरवेंशंस.
इसमें प्रायोरिटी वाइज हमें मेंशन नहीं करना है कि फॉर व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, ऐसा नहीं है. दीज आर जनरल इंटरवेंशन. प्रायोरिटी में जब इमरजेंसी सिचुएशन हो देन वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते. ओके, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन. इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे तो एक करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे. इनकरेक्ट में भी कैसे होंगे? माइनर चेंजेस होंगे. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज करेक्ट. મેમ જસ્ટ એક ક્વેશ્ચન હતો મારે. મારા છે ને 3 ફ્રેન્ડ એવડે જસ્ટ આરની એક્ઝામ આપી અલબટ્ટાથી. તો એ લોકો Yes. મેડમ જ્યારે યુવલ સોલ્વ કરતા હતા, નો ડાઉટ એ લોકો ક્લાસીસ બી કરેલા, બટ એ લોકો યુવલ સોલ્વ કરતા હતા ને તો એ લોકો એવું કહેતા કે યુવલમાં એમનો સ્કોર આવી જતો, પણ જ્યારે જ્યારે રિયલ એક્ઝામ આપી ને તો એવું કહેતા કે આ તો આખું ડિફરન્ટ જ એમ, તો બધાને ફેલ થાય. તો મેમ આનું શું છે સોલ્યુશન ખરું? મતલબ યુવલમાં એમના સ્કોર આવતા હતા પણ ખબર નહીં એક્ઝામ નું કેટલો કહેતા આખું સ્કોર અલગ જ થતો હતો પડતું. યુ વર્લ્ડમાં? મેમ અમે જાતે કરતા મને ખબર છે, અમે જાતે જ બેસતા હતા અરાઉન્ડ મેમ એ લોકોના 70-80 તો પર્સન્ટેજ આવતા હતા અરાઉન્ડ ઓકે એવરેજ, ઓકે. પણ બધા સો ફેલ તમે થયા. જોડે જ કર્યું હતું, શેરિંગમાં યુ વર્લ્ડ લીધું હતું એમ? નહીં નહીં, એ લોકો તો બીજા ક્લાસીસ કરતા હતા બીજેથી, પણ અમે જ્યારે સોલ્વ કરીએ ને જાતે વાંચીએ, કેમ કે એ લોકોનું ઓલરેડી બધું પતી ગયેલું છે, ત્યારે એ હા. લોકો ખાલી એમ બેસે બાજુ મેમ કે કેમનું કરે, હમ. તો એ લોકોનું જ્યારે કરતા ને તો એ લોકોને 70-80% આવતા હતા. પણ એક્ઝામમાં ઓકે એ લોકો ખબર ને 3 ફેલ થયા ફ્રેન્ડ. ખબર એટલે એવું કહેતા કે એક્ઝામમાં છે ને આખી યુ વર્લ્ડ થી ડિફરન્ટ જ આવે છે. તો મેં કહું આપણે પ્રિપરેશન મોસ્ટલી આપણું છે કેવું ડિપેન્ડ રહીએ યુ વર્લ્ડ ઉપર, કેમ કે બીજું કોઈ ઓપ્શન હા. નહીં. તો મેમ ઓકે, આનું સો સોલ્યુશન લેટ મી શું? કરેક્ટ યુ. હા, હું તમને કહી દઉં કે તમે નો ડાઉટ તમે 3000 કે 6000 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશો. જ્યારે એક્ઝામ આપશો ત્યારે ક્વેશ્ચન અલગ જ હશે. અત્યાર સુધીનું રેકોર્ડ છે કે ક્યારે પણ સિંગલ ક્વેશ્ચન પણ રિપીટ નથી થતો એન્ગ્લેક્સ એક્ઝામમાં. સો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે તમે 6000-7000 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા છે તો એમાંથી જ ક્વેશ્ચન આવશે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનું રીઝન શું છે કે તમારે એ આન્સર કરેક્ટ છે. તો એ કેમ કરેક્ટ છે? સમટાઈમ્સ એવું પણ થાય કે તમે કરેક્ટ આન્સર તો સિલેક્ટ કરી દેશો પણ એનું રેશનલ રોંગ હશે. તમે વિચાર્યું અલગ રીતે, ભલે તમે કરેક્ટ આન્સર પર પહોંચી ગયા પણ તમારું થિંકિંગ અલગ હતું. હવે સેમ સિમિલર ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન જ્યારે તમને ફરીથી પૂછાશે તો તમે તમારું જ થિંકિંગ યુઝ કરશો અને ક્વેશ્ચનનો આન્સર સિલેક્ટ કરશો તો પછી એ રોંગ થશે. સો ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રેશનલ. તમારો આન્સર કરેક્ટ છે તો એ કેમ છે? તમે જે વિચાર્યું હતું એ જ રીઝનના લીધે કરેક્ટ છે કે પછી બીજું રીઝનના લીધે છે? સો ધીસ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે તમે યુવલ પ્રેક્ટિસ કરો છો, આઈ વિલ પ્રિફર યુ કે ઓલરેડી અહીંયા મેકમાંથી તમને યુવર્લ્ડનું એક્સેસ આપે છે, બટ યુવર્લ્ડની પાસે ઓલરેડી લિમિટેડ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. આઈ ગેસ અરાઉન્ડ 2000 to 3000 ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. હવે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 4% શેરિંગમાં કરશો. મેં પણ શેરિંગમાં જ કર્યું હતું વેન આઈ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ. તો એમાં કેવું થશે કે એક વખત ક્વેશ્ચન્સ બધા પતી જશે, 2000 ક્વેશ્ચન્સ પતી જાય પછી એ જ ક્વેશ્ચન રિપીટ થયા કરે. સો તમે મેં 1 મંથ સુધી યુવર્લ્ડ સોલ્વ કર્યું હતું એન્ડ મારા બધા જ ક્વેશ્ચન રિપીટ થતા હતા. પણ એનો એવો મતલબ નહીં કે હા રિપીટ થાય છે તો મને આવડે છે, કરેક્ટ આન્સર થાય છે. ફોકસ એના પર કરવાનું કે તમે કરેક્ટ આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો એનું રેશનલ શું છે, તમારો વે કેવો છે. તો જ્યારે તમને કોઈ પણ રેન્ડમ નવો ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં નવો જ ક્વેશ્ચન આવશે, નો ડાઉટ તમે કેટલા ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ કરી હશે. આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ્ડ મોર દેન 3000 ક્વેશ્ચન ઇન 2 months. મેં 2 મહિનામાં 3000 થી વધારે ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ કરી હતી. બટ મને ખબર હતી, આઈ વોઝ પ્રિપેર્ડ કે મારી જ્યારે એક્ઝામ હશે ત્યારે આમાંથી એક પણ ક્વેશ્ચન નહીં આવે, બધા જ ક્વેશ્ચન અલગ હશે. સો મારી પ્રિપેરેશન કેવી હતી? નોટ ફોર ધ આન્સર, ફોર ધ રેશનલ. આઈ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ કે આવો ક્વેશ્ચન છે તો મારે કેવી રીતે વિચારવાનું છે, મારે કેવી રીતે આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો છે. પછી જ તમે પ્રોપર એ રસ્તો તમને મળે અને પછી ગમે તે ક્વેશ્ચન હોય તમે પ્રોપર આન્સર પર જઈ શકો. પછી તમે આન્સર આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેશો કે ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન, આ જ આન્સર આવે, ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન, આ જ આન્સર આવે, તો એ પછી એ સ્ટ્રેટેજી વર્ક ના કરે ઇન ધ રિયલ એક્ઝામ. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇટ યસ. માઇટ હેપન એમને યુવર્લ્ડમાં સ્કોર સારો થતો હશે. ધ રીઝન ઇઝ કે યુવર્લ્ડમાં રિપીટેશન ઓફ ક્વેશ્ચન થશે. એક વખત ક્વેશ્ચન પતી જાય પછી રિપીટ જ થાય તો તમને ઓલરેડી આન્સર ખબર પડી જાય કે આનો આન્સર આ જ છે. પણ એમને પ્રોબ્લેમ ક્યાં થયો હશે કે રેશનલમાં. તમને ક્યારેક ચાન્સ મળે તો તમારા ફ્રેન્ડને ક્વેશ્ચન કરજો કે આ કેમ આવું છે, વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ. સો માઇટ બી પોસિબિલિટી હશે કે એમને રીઝન નહીં ખબર હોય કે આ કેમ આવી રીતે સિલેક્ટ કર્યું, આ કેમ આવી રીતે નહીં આ રીતે સિલેક્ટ કર્યું. એ રીઝન નહીં ખબર હોય, રેશનલ નહીં ખબર હોય, સો એના લીધે બી એમને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. સો ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ક્લિયર યોર રેશનલ્સ. રેશનલ નહીં ખબર હોય ત્યાં ઓકે સુધી તમને કરેક્ટ વે નહીં ખબર પડે. ઓકે થેન્ક યુ. યા ઓકે.
सो ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटरवेंशंस. कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे हम, उसके बाद क्या करना है? पार्टनर क्या कर सकता है मदर को? पार्टनर क्या कर सकता है? स्ट्रोकिंग ऑन द एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज एफएलएच. यस, एफ्लूरेज कर सकता है कि मदर को थोड़ा कंफर्ट फील हो. डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लूइड्स एंड आइस चिप्स दे सकते हैं, एंड मदर को एनकरेज करेंगे कि वॉइड करना है एवरी 1 to 2 आवर्स. नेक्स्ट हमने देखा था ट्रांजिशन फेज. उस कैसे पता चलेगा कि पर्सन इज इन ट्रांजिशन फेज? 8 to 10 centimeter dilatation. यस. Then you train You- contraction every 2 to 3 minutes. 45 to 90 second duration रहता है. duration and intensity will be Strong. 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 Yes. इंटरवेंशंस क्या करोगे जब मदर ट्रांजिशन फेज में होगी तो? Between contraction rest provide. यस. જ્યારે beginning of contraction થાય તો breathing pattern માટે કહેવાનું. यस, मदर रेस्टिंग फेज में है, कॉन्ट्रेक्शंस बंद हो गए, सो मदर वाज डूइंग रेस्ट. फिर जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गए, मदर को आपको बोलना है कि स्टार्ट योर ब्रीथिंग पैटर्न. ऐसे आपको वेक करना है क्लाइंट को. देन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस. देन Waiting around every 1 to 2 hours. यस, वॉइड करवाना है. वो फ्लूइड्स एंड आइस चिप्स दोगे. एंड अगर ड्राई लिप्स हो गए हैं तो हम ऑइंटमेंट या फिर लिप बाम भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है. ओके, जनरल इंटरवेंशंस फॉर स्टेज 1, उसके लिए हमने क्या देखा था? क्या करोगे? Monitor maternal vital sign and FHR using ये ultrasound. ओके. नॉर्मल एफएचआर कितनी होनी चाहिए? 110 to 160. 110 to 160. यस. कॉन्ट्रेक्शंस मॉनिटर करोगे? Yes. Yes. यस. सर्वाइकल डायलेशन मॉनिटर करोगे? Yes. Yes. यस. फीटल की प्रेजेंटेशन पोजीशन चेक करोगे, बिकॉज डिलीवरी होगी और आपको प्रेजेंटेशन पोजीशन ही नहीं पता है, तो आप कैसे वजाइनल डिलीवरी कराओगे? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस इन स्टेज 1. सो वो कैसे करोगे? बाय लियोपोल्ड मैन्यूअर से. देन यू हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई कि मेम्ब्रेन रप्चर हुई है या इंटेक्ट है, तो वो कैसे पता चलेगा? One test. फर्न टेस्ट से पता चलेगा. यस, बट अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, चलो फर्न टेस्ट पॉजिटिव आया, सो व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Umbilical cord prolapse થઈ ગઈ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. यस. एंड એમને ફ્લુઇડ્સ એમાં મેકોનિયમ તો નહીં આવ્યું ને? अगर मेकोनियम है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ. यस, फीटल डिस्ट्रेस. तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, फ्लूइड सारा निकल जाएगा. सो देयर माइट बी चांसेस कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पहले फ्लोट कर रही थी बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, बट वो अभी प्रोलैप्स होके नीचे आ सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है. तो ये सारी चीजें हो सकती है. सो यू हैव टू मॉनिटर कि कॉर्ड का प्रोलैप्स तो नहीं हो गई है, रिस्क है उसका, सो वो मॉनिटर करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा. एमनियोटिक फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है तो वो भी असेस करना पड़ेगा कि वहां उसमें मेकोनियम, बेबी का स्टूल तो प्रेजेंट नहीं है ना. अगर है तो इट इंडिकेट्स कि फीटल डिस्ट्रेस हुआ था, फीटल ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया उसने एक्सपीरियंस किया था, उसकी वजह से उसने स्टूल पास कर दिया इन द एमनियोटिक फ्लूइड. सो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, कुछ नए ऑप्शन है, तो व्हाट यू विल डू? एग्जाम में इंटरवेंशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, इंटरवेंशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज, तो इसमें जो हमने ये 7 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें से नहीं है, कुछ नया पॉइंट है, तो व्हाट यू विल डू? विच स्ट्रेटेजी यू विल यूज? Elimination. एलिमिनेशन. यस, आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ना है. फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के वो आइडेंटिफाई करना है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, फर्स्ट स्टेज में करना. इफ इट इज इंपॉर्टेंट उसको मार्क करके रखो, फिर सेकंड पढ़ोगे, थर्ड पढ़ोगे. अगर आपको लगता है कि ये चीज करनी चाहिए फर्स्ट स्टेज में, ये करने से फीमेल को बेनिफिट होगा, कोई हार्म नहीं होगा, देन यू कैन ऑलरेडी सिलेक्ट दैट आंसर. सो
ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी इंटरवेंशंस याद रखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आपके सामने ऑलरेडी आंसर है, यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं ये करूंगी तो फीमेल को बेनिफिट होगा, फीमेल को कोई हार्म तो नहीं होगा, इज इट नेसेसरी टू डू इट इन द फर्स्ट स्टेज। अगर आप डिले कर सकते हो सेकेंड स्टेज में, ये ये जो इंटरवेंशन है वो सेकेंड स्टेज में करने की होती है, सो देयर इज नो नीड टू डू इन द फर्स्ट स्टेज, तो वो भी आप सिलेक्ट नहीं करोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू eliminate the unnecessary answers and you will end up finding the right answer. So always use elimination pattern in NCLEX for all the questions. अगर आपको आता है फिर भी elimination strategy ही use करनी है, this is the best strategy to clear your NCLEX in first attempt. So remember this strategy, ऐसे ही question solve करना है। Okay, let's start about stage 2. stage 2 में क्या होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज इन स्टेज 2 नाउ। सो फर्स्ट सर्वाइकल डायलेशन इज कंप्लीट, 10 सेंटीमीटर अब फुल्ली डायलेट हो गया है। जैसे ही 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, नाउ वी कैन से कि मदर हैज एंटर्ड इनटू द स्टेज 2 ऑफ लेबर। सो सर्वाइकल डायलेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज मेजर्ड बाय द डिसेंट ऑफ फीटल हेड थ्रू द बर्थ कैनाल, चेंज इन द फीटल स्टेशन। यस, आपको कैसे पता चलेगा कि लेबर प्रोग्रेस हो रहा है? सो ओनली बाय वन वे कि फीटस नीचे आ रहा है, फीटस का हेड जो भी उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट हो रहा है, नीचे आ रहा है। सो आपको स्टेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं माइनस में से पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि हाँ लेबर प्रोग्रेस हो रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है बट फीटल हेड डिसेंट नहीं हो रहा है, देन इट इंडिकेट्स 10 सेंटीमीटर कॉम्प्लिकेशन। विच कॉम्प्लिकेशंस हो, कैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से फीटल हेड नीचे नहीं आ रहा है? सीपीडी। सीपीडी हो सकता है। तो ऐसे यस, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। भले 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो गया बट लेबर प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है। यू हैव वेटेड फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स की फीटल हेड की स्टेशन चेंज हो, बट वो चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। सो इमीडिएटली यू विल गो फॉर द CS। तो वो आपको पता चलेगा, स्टेशन से पता चलेगा कि लेबर प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे? सो frequency will be every 2 to 3 minutes, duration is 60 to 70 seconds and strong होंगे obviously because deliver करना है fetus। increase in bloody show occurs। what is this? bloody show चालू होगा, what is that? ब्लड से ओके, नॉट दैट मच ब्लीडिंग नहीं होगा, सिर्फ ब्लडी शो होगा। सो वजाइना में से जैसे मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई है, सो आपने कभी देखा होगा तो पता होगा कि बेबी जब डिलीवर होता है तब भी उस पर ब्लड चिपका हुआ होता है। सो लिटिल बिट ऑफ ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, सो दैट इज ब्लडी शो, नॉट ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगा बट लिटिल बिट ऑफ ब्लड, बिकॉज लेसरेशंस हो गए हैं, मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड जैसा आपको दिखेगा। सो यू कैन see the bloody show has increased। Pregnant client feels the urge to push, that is called as Ferguson reflex, assist the client in pushing efforts। yes, जैसे ही बेबी नीचे आएगा, स्टेशन बाहर पॉजिटिव तरफ आएगा, मदर को फील होगा कि उसको पुश करना है। फॉर एग्जाम्पल, और एवरीवन हैज एक्सपीरियंस कि जब उनको कॉन्स्टिपेशन होता है एंड स्टूल बहुत नजदीक आता है तो हमें अर्ज होती है कि वी हैव टू expel that stool out। so same mother will also experience, जब भी fetus नीचे आ जाएगा तो मदर को अर्ज होगी कि push, she will feel कि I have to push the baby and we have to help the mother कि pushing कैसे करना है। आप abdomen से ऐसे support कर सकते हो towards the vagina, towards the lower side। so mother को आपको help करना है in pushing efforts। so these are the assessment findings कि आपको इससे पता चल जाएगा कि mother is in second stage। now जब भी mother second stage में होगी तो what interventions you have to do? so perform assessment every 5 minutes। yes, mother का assessment करना है, every 5 minutes you have to check। monitor maternal vital signs, mother के सारे vital signs लेने हैं। monitor FHR via ultrasound doppler fetoscope of EFM। किसी भी चीज से हमें FHR continuously monitor करते रहना है। assess FHR before, during and after contractions। contraction से पहले कितने थे, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस FHR कितने हैं, आफ्टर कॉन्ट्रेक्शंस कितने हैं। आइडियली बिफोर एंड आफ्टर कॉन्ट्रेक्शंस वो नॉर्मल होने चाहिए, बिटवीन 110 to 150। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस वो फ्लक्चुएट होंगे, तो ये आपको चेक करते रहना है। एंड नोटिंग दैट
Before and after contraction, FHR should be between 110 to 160 beats per minute. कॉन्ट्रेक्शन से पहले एंड बाद में 110 to 160 में होने चाहिए. एंड ड्यूरिंग अब कॉन्ट्रेक्शन चेक करो सो स्लाइटली वो फ्लक्चुएट होंगे, बट अगर ज्यादा हो रहे हैं 60 से भी डाउन जा रहे हैं फॉर मोर देन 1 मिनट, सो आपको उससे पता चलेगा कि फीमेल इज एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम, देयर इज अ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन. सो फ्रीक्वेंटली आपको FHR मॉनिटर करते रहना है. Okay. Another thing, monitor uterine contractions by palpation or tocodynamometer, determining the frequency, duration and intensity. वो तीनों चीज आपको चेक करनी है. Provide the client with encouragement and praise and provide for rest between the contractions. Yes, हमें client को encourage करना है, praise करना है कि yes you are doing good, do it. ऐसे praise करना है, उसको encourage करना है. But जब भी contractions नहीं हो रहे हैं तो बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस आपको रेस्ट भी प्रोवाइड करना है. जब कॉन्ट्रेक्शंस बंद हो रहे सो अननेसेसरली मदर को एनकरेज नहीं करना है कि पुश, कॉन्ट्रेक्शंस नहीं है सो यू द मदर कैन रिलैक्स, तो उसमें बीच में रेस्ट भी प्रोवाइड करना है. कीप द क्लाइंट एंड पार्टनर इन्फॉर्म्ड ऑफ प्रोग्रेस. कितना प्रोग्रेस हो रहा है, लेबर कितना बेबी डिलीवर हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो सब आपको इन्फॉर्म करना होगा. मेंटेन प्राइवेसी, प्रोवाइड आइस चिप्स एंड ऑइंटमेंट फॉर द ड्राई लिप्स. Then assist the client into position that promotes the comfort and facilitates the pushing effort, such as lithotomy, semi-sitting, kneeling, side lying and squatting position. Yes, this is so important. हमने already in Indian hospitals हमने देखा है कि जो mother होती है who is undergoing the delivery or labor, always we used to give the lithotomy position. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पोजीशन में डिलीवरी हो सकती है. देयर आर वेरियस पोजीशन जिसमें मदर बेबी को डिलीवर कर सकती है, सिर्फ एक ही पोजीशन नहीं है. द पोजीशंस आर सेमी सिटिंग. सेमी सिटिंग पोजीशन में भी मदर अगर कंफर्टेबल है तो उसमें भी वो डिलीवर कर सकती है बेबी को. सेमी सिटिंग पोजीशन मतलब ऐसे पोजीशन जो हम फाउलर्स पोजीशन बोलते हैं, सेम वैसी पोजीशन. नीलिंग पोजीशन मतलब मदर अपने नीज पर होगी, जस्ट लाइक क्रॉलिंग पोजीशन कैसी होती है वैसे हो सकती है, या फिर बेड पर. दिस इज द बेड, बेड का हेड हमने अप कर लिया है, मदर का हेड यहाँ पर है एंड ये मदर के नीज है. सो ऐसे भी मदर बैठ सकती है. इन शॉर्ट मदर अपने नीज पर अगर कंफर्टेबल पोजीशन है तो वैसे भी बेबी को डिलीवर कर सकती है. साइड लाइन पोजिशन में भी मदर डिलीवर कर सकती है फीटस को. एंड स्क्वाटिंग पोजिशन, स्क्वाटिंग आपको पता होगा जो इंडियन टॉयलेट्स में हम जो पोजिशन में स्टूल पास डेफिकेट करने के लिए बैठते हैं, दैट इज द स्क्वाटिंग पोजिशन. सो वी हैव टू असिस्ट द क्लाइंट इनटू अ पोजिशन. हमें हेल्प करनी है कि कौन सी पोजीशन में वो कंफर्टेबल है, कौन सी पोजीशन में वो इजीली पुश कर सकती है बेबी को. सो इट कुड बी लिथोटॉमी, सेमी सिटिंग, नीलिंग, साइड लाइंग एंड स्क्वाटिंग. कोई भी पोजीशन जिसमें मदर कंफर्टेबल हो वो हम दे सकते हैं. मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ अप्रोचिंग बर्थ सच एज पेरिनियल बल्जिंग और विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड. यस, हमें पता चलेगा फीटल धीरे धीरे डिसेंड हो रहा है. जैसे ही क्राउनिंग होगा हमें पता चल जाएगा कि यस नाउ बेबी का बर्थ होने ही वाला है. सून द बेबी विल बी एक्सपेल्ड आउट. सो अप्रोचिंग बर्थ आपको कैसे पता चलेगा, पेरिनियल एकदम बल्ज होगा बिकॉज बेबी नीचे आ रहा है, आपको फीटस का हेड दिख रहा है, क्राउनिंग हो रहा है. सो इससे पता चल जाएगा कि अभी कभी भी लाइक बेबी एक्सपेल हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स. प्रिपेयर फॉर द बर्थ दैट इज एक्सपल्शन ऑफ फीटस. आपको जैसे ही क्राउनिंग दिखता है यू हैव टू असिस्ट. कि हेड दिखता है, जैसे ही हेड बाहर आया यू हैव टू रिमूव द शोल्डर्स. आपने ऑलरेडी जो हमने मैकेनिज्म देखा था तो कैसे एक्सपेल करना है उसमें आप हेल्प करोगे, एक्सपेल आउट करने में हेल्प करोगे. अंडरस्टूड अबाउट द इंटरवेंशंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is stage 3. Stage 3 is all about stage 3 में क्या होता है? प्लेसेंटा बाहर आवे. Yes. So placenta separate होगा and deliver होगा. So separation and delivery of placenta is considered as stage 3. So contractions occur until the placenta is expelled. Yes, ऐसा नहीं है कि baby deliver हो गया so contractions चले गए, now everything is okay. नहीं, contractions अभी भी चालू है because placenta को भी बाहर निकलना है. Placental separation and expulsion occurs in stage 3. Stage 3 में ये दो चीज होती है. Expulsion of placenta occurs 5 to 30 minutes after the birth of infant. Yes, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद
5 to 30 मिनट्स में कभी भी प्लासेंटा निकल सकता है, विद इन 5 मिनट्स भी निकल सकता है, विद इन 10 20 और विद इन हाफ एन आवर में भी वो डिलीवर हो सकता है। सो कभी भी बिटवीन 5 to 30 मिनट्स वो डिलीवर हो सकता है। देयर आर 2 मैकेनिज्म फॉर द डिलीवरी ऑफ नेचुरल प्लासेंटा। नेचुरली 2 मैकेनिज्म से है। मैन्युअली हमें पता है कि अगर प्लासेंटा डिलीवर नहीं होता तो जो पीएचसीपी होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो अपना हैंड placenta, so that is Skulls mechanism and Duncan's mechanism, Duncan's mechanism। तो उस फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होगा, सेंटर पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा सेपरेट्स फर्स्ट। यू कैन सी इन दिस इमेज, इसमें क्या हुआ है, मार्जिन्स उसकी अटैच्ड है, बट सेंटर वाला जो पोर्शन है वो फर्स्ट सेपरेट हो गया एंड द शाइनी फीटल सरफेस इमर्जेस फ्रॉम द वजाइना। यस, आपने ओबीजी की पोस्टिंग में प्लासेंटल एग्जामिनेशन की होगी प्रोसीजर, तो आपने देखा होगा कि एक सरफेस होती है जहां से कॉर्ड अटैच होती है, वो बहुत स्मूथ एंड शाइनी होती है, बट दूसरी सरफेस होती है, ये सरफेस, सेकेंड सरफेस जो यूट्रस पर अटैच होती है, वो बहुत रफ होती है। सो अगर सेंटर से बाहर निकलेगा तो यू कैन सी कि ये स्मूथ एंड शाइनी जो सरफेस है वो आपको पहले दिखेगी वजाइना में आती हुई। सो जब स्कल्स मैकेनिज्म से सेपरेट हो रहा है तो तब आपको डायरेक्टली दिखेगी स्मूथ सरफेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंटर पोर्शन सेपरेट हुआ है एंड आपको स्मूथ सरफेस दिखी है। अनदर मेथड इज डेनकेन्स मैकेनिज्म। Margin of the placenta separates first and the dull red rough maternal surface emerges from the vagina first. So second mechanism है, उसमें क्या होगा, जो margin है, you can see here the margin, वो margin पहले separate होगी and जैसे ही margin separate होगी so वो वाला portion vagina में से पहले deliver होगा। So पहले आपको एकदम डल, एकदम रफ सरफेस दिखेगी। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन से सेपरेशन हुआ है। अंडरस्टूड? Yes. Yes. Methods of placental presentation is of no clinical significance. Yes. इससे कुछ भी मैटर नहीं करता कि सेंटर पहले सेपरेट हुआ है तो दैट इज गुड, मार्जिन पहले सेपरेट हुई तो दैट इज गुड एंड अदर इज बैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथड ऑफ सेपरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे सेपरेट होता है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बोथ इज कंप्लीटली नॉर्मल। सो उसका कुछ भी लेना देना नहीं है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ। इंटरवेंशंस क्या करोगे जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है, थर्ड स्टेज में व्हाट इंटरवेंशंस यू हैव टू डू, सो असेस द मैटरनल वाइटल साइंस, मदर के वाइटल्स लेने हैं। असेस यूट्राइन स्टेटस। यस, यूट्राइन स्टेटस अभी भी हमें चेक करना है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्शंस अगर चलो बंद हो गए, स्लो हो गए, तो प्लासेंटा डिलीवर नहीं हो पाएगा। अगर प्लासेंटा अंदर रिटेन रह गया सो देयर माइट बी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। सो हमें अभी भी यूट्राइन स्टेटस तो चेक करना ही है। Provide parent with an explanation regarding the expulsion of placenta. Yes, जो भी parents है, जो भी couple है, they are not of medical field, so उन्हें हमें explain करना होगा कि after delivery of fetus अभी एक placenta भी expel out होगा, धीरे धीरे होगा। So related to the delivery of placenta you have to give explanation, information देनी होगी, in short both the parents. Okay. After the expulsion of placenta, uterine fundus remains firm and is located 2 finger breadths below the umbilicus. Yes, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा, जो यूट्रस का फंडस है अभी वो भी नॉर्मल नहीं हुआ है, बट कहाँ पर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एब्डोमेन है। दिस इज द एब्डोमेन, एब्डोमेन में अम्बिलिकस है, तो उसमें हम 2 फिंगर्स ऐसे मेजर करें तो 2 फिंगर्स के नीचे फंडस यहाँ पर हमें फील होगा। सो अभी भी यूट्रस कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल स्टेज में नहीं गया है, बट अम्बिलिकस के 2 फिंगर नीचे है यूट्रस, हम वहां पर फील कर सकते हैं फंडस को। Examine placenta for cotyledons and membranes to verify that it is intact. Yes, we have already done this कि placenta deliver हो जाए तो हमारा क्या काम है, so we have to count the cotyledons. What is cotyledons? The lobe and placenta surface. हाँ, जो हमने देखा था कि यूट्रस की तरफ, दिस इज द प्लासेंटा और ये
यूट्रस का फंडस है, तो ये जो सरफेस अटैच्ड है, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे कॉटिलिडन्स होंगे। आपने देखे होंगे जब प्लासेंटा एग्जामिनेशन किया होगा, तो वी हैव टू काउंट दैट। अगर एक भी कॉटिलिडन मिसिंग है, सो इट इंडिकेट्स कि वो अंदर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा या एक लोब ऑफ द प्लासेंटा अंदर रिटेन रह गया है, उसकी वजह से पीपीएच या इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि जब भी प्लासेंटा डिलीवर हो, वी हैव टू काउंट द कॉटिलिडन्स। मेम्ब्रेन्स कैसी है, मेम्ब्रेन्स दोनों लेयर ऐसे आप सेपरेट करके आपको देखना पड़ता है कि दोनों लेयर प्रेजेंट है या नहीं। एंड अगर कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है, सो इट इंडिकेट समथिंग इज एबनॉर्मल। जब प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है, सो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसमें भी हमें आर्टरी एंड वेन्स भी काउंट करनी होती है कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ वन वेन एंड टू आर्टरीज, ऐसा प्रेजेंट है। अगर वन वेन एंड वन आर्टरी हो गई, सिर्फ टू वेसल्स दिखे, तो दिस इंडिकेट्स कि फीटस को कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होगी। सो ये सब आपको चेक करना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। assess the client for shivering and provide warmth. Yes, क्लाइंट ऑलरेडी लेबर रूम थोड़ा चिल्ड होता है, सो क्लाइंट ऐसे शिवर कर रहा है या नहीं, तो वो चेक करना है। एंड उसको ब्लैंकेट देना है, वार्मथ प्रोवाइड करनी है। प्रमोट पेरेंटल नियोनेटल अटैचमेंट। यस, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, हम क्या करते हैं कि बेबी को थोड़ा क्लीन करके मदर को दे देते हैं कि दोनों का अटैचमेंट बॉन्डिंग हो। सो वो भी हमें प्रमोट करना है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा वी हैव टू गिव, बेबी जैसे ही डिलीवर होता है हम तुरंत ही मदर के एब्डोमेन पर ही उसको रख देते हैं। सो इन स्टेज 3 हमें वो बॉन्डिंग अटैचमेंट प्रमोट करना है। अंडरस्टूड अबाउट स्टेज 3? Yes. Yes. Okay. Next is stage 4. Stage 4 is the initial period after the delivery of placenta. So period of 1 to 4 hours after the birth is called as stage 4. कैसे पता चलेगा मदर इज इन स्टेज 4? सो ब्लड प्रेशर रिटर्न्स टू द प्री लेबर लेवल। यस, ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल हो जाएगा, लेबर से पहले जितना था उतना हो जाएगा। सो ड्यूरिंग लेबर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? Increase. डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? Decreases maybe. Increase. वाई डिक्रीज, वाई इंक्रीज? ओके, कॉन्ट्रैक्शन लेट मी વધારે હોય गिव यू એટલે बेसिक। हाँ, यस, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, अलोंग विद दैट ब्लड प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आपने एक बेसिक एग्जांपल, यू आर अपॉइंटेड इन अ ओपीडी, आपने ओपीडी में ड्यूटी ऑलरेडी की होगी, तो कोई पेशेंट राइट नाउ आपके पास चल के आ रहा है एंड इमीडिएटली आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया, सो ब्लड प्रेशर कैसा आएगा? વધારે Water. इंक्रीज आएगा। यस, टू रीड द ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, पेशेंट वॉक करके आता है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, देन वी मेजर द ब्लड प्रेशर। सो सिमिलरली ड्यूरिंग लेबर देयर इज अ so much of oxytocin release, mother is pushing the baby, so there is so much of activity जिसकी वजह से ड्यूरिंग लेबर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। बट जैसे ही सब खत्म हो जाता है, प्लासेंटा डिलीवर हो जाए, तो फर्स्ट फोर्थ स्टेज में ब्लड प्रेशर रिटर्न बैक हो जाता है टू द प्री लेबर लेवल, कि जितना लेबर के वक्त इंक्रीज हुआ था उससे नॉर्मल नीचे डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. यस, सो पल्स इज स्लाइटली लोअर देन ड्यूरिंग द लेबर। यस, लेबर के वक्त पल्स भी इंक्रीज हुई थी, तो वो भी जितनी लेबर के वक्त थी उससे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी। fundus remains contracted in the midline, 1 or 2 finger breaks below the umbilicus. Yes, फंडस अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, धीरे धीरे वो फंडस एवरी डे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कम होता जाता है उसकी नॉर्मल पोजीशन में आने से पहले। तो अभी भी फंडस एकदम कॉन्ट्रैक्टेड है, और कहाँ पर है? तो 2 फिंगर्स, 1 या 2 फिंगर्स अम्बिलिकस से नीचे है। दिस इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, कि आपको क्या करना है, मॉनिटर डिस्चार्ज ऑफ लोकिया। व्हाट इज लोकिया? Mix હોય બધું એવું. Blood ને Discharge uterine muscles ને એવું आफ्टर બધું. बर्थ जो डिस्चार्ज થાય यस, Discharge आफ्टर થાય. बर्थ जो डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज लोकिया। सो वो हमें डिस्चार्ज, जो लोकिया का डिस्चार्ज है वो हमें मॉनिटर करना है। लोकिया मे बी मॉडरेट इन अमाउंट एंड रेड इन कलर इन द स्टेज 4। स्टेज 4 में लोकिया रेड कलर का ही होगा, दैट इज लोकिया कौन सा कहलाता है? फर्स्ट लूब्रा लोग क्या रूब्रा। यस, फिर
पोस्टपार्टम पीरियड में जैसे जैसे मदर प्रोग्रेस करेगी, फर्स्ट स्टेज में तो ऑब्वियसली लोकिया रूब्रा ही होगा, सो रेड इन कलर ही होगा स्टेज 4 में। फिर धीरे धीरे कौन सा होगा? लोकिया Alpha. सिरोसा, एंड देन लोकिया लोकिया अल्बा। Alpha. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर द लोकिया। अगर लोकिया ज्यादा है, ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स Bleeding. ब्लीडिंग, यस, Bleeding. एंड दैट इज अ Postpartum पीपीएच, यस, पीपीएच है। तो लोकिया कैसा होगा? मॉडरेट होगा, नॉट सीवियर। मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, दैट इज फाइन. It is completely normal in stage 4. So that's why it is so important to monitor the लोकिया. अगर excessive है, moderate से ज्यादा है, so it indicates a complication. PPH हो गया है मदर को. Okay. Interventions क्या करोगे स्टेज 4 में? So perform maternal assessment every 15 minutes for 1 hour. So पहला जो आवर है उसमें every 15 minutes करना है. तो आप फर्स्ट आवर में 4 बार मदर को मॉनिटर करोगे, 4 टाइम्स आप मदर को मॉनिटर करोगे एवरी 15 मिनट्स. फिर क्या करना है? एवरी 30 मिनट्स इन द नेक्स्ट आवर, फिर 2 बार मदर को आप चेक करोगे. नेक्स्ट 1 आवर के लिए आप एवरी 30 मिनट्स चेक करते हो. फिर एवरी आवरली चेक करना है फॉर 2 आवर्स. तो 2 टाइम किया था, फिर 1 टाइम एंड देन अगेन 1 टाइम. सो 2 घंटे के लिए एवरी आवरली आपको चेक करना है, और एज पर द हॉस्पिटल रूल और एजेंसी पॉलिसी फॉलो करना है. बट आइडियली हम यही करते हैं कि पोस्टपार्टम या फिर आफ्टर द सर्जरी जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम फर्स्ट आवर में एवरी 15 मिनट चेक करते हैं, नेक्स्ट आवर में एवरी 30 मिनट्स, एंड देन एवरी आवरली फॉर 2 आवर्स. ये हम ऑलरेडी असेसमेंट करते ही है. प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट्स बिकॉज मदर विल फील लिटिल बिट ऑफ कोल्ड एंड शिवरिंग. अप्लाई आइस पैक्स टू द पेरिनियम. पेरिनियम जो है वहां पर आइस पैक अगर जरूरत है तो अप्लाई करना है. क्यों? Blood vessel हम constrict થઈ ગયા છે. यस, बिकॉज डिलीवरी के वक्त देर माइट बी चांसेस कि लैशरेशंस हो गया होगा, माइनर जो स्मॉल कैपिलरीज और माइनर ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो सकती है. सो अगर आप आइस पैक अप्लाई करोगे, सो देर विल बी कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. मसाज द यूट्रस इफ नीडेड एंड टीच द क्लाइंट टू मसाज द यूट्रस. आपको भी मसाज करना है यूट्रस, एंड मदर को भी सिखाना है कि कैसे मसाज करना है. सो कॉन्ट्रेक्शंस होके वो जल्दी बैक टू द नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, एंड ब्लीडिंग जो हो रहा है वो मसाज करने से और कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे स्टॉप होगा. प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग, चेस्ट फीडिंग सपोर्ट एज नीडेड. मदर को एंकरेज करना है कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है बेबी को, कैसे क्या करना है. सो वो आपको सिखाना होगा अगर जरूरत है तो. अदर इंफॉर्मेशन की न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है स्टेज 4 में, अभी अभी बॉर्न हुआ है, तो उसका हम ऑलरेडी नेक्स्ट फर्दर चैप्टर में देख लेंगे, दैट इज चैप्टर 28 केयर ऑफ न्यूबॉर्न. इसमें कोई डाउट है इंटरवेंशंस में? No. Okay, so that is end of stages of labor. Now let's study about the anesthesia. Yes, during labor अगर वजाइनल डिलीवरी है तब भी लोकल एनेस्थेशिया की जरूरत पड़ती है, एंड सीएस करनी होती है तब भी एनेस्थेशिया की जरूरत पड़ेगी. So it is an important component during labor. So let's study about different types of anesthesia. First is local anesthesia. Local means आप एक स्पेसिफिक जगह पर देते हो. It is not general or spinal. There are mainly 3 types of anesthesia: local, spinal and general. Local एक specific place पर दोगे. Spinal, you are directly injecting the medication around the spinal cord, जो भी membranes है उसमें दे रहे हो. एंड जनरल मीन्स इनहेलेशन के फॉर्म में आप पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, नम कर रहे हो. सो दैट इज जनरल एनेस्थेशिया. सो लोकल एनेस्थेशिया इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग पेन ड्यूरिंग एपिजियोटॉमी. यस, अगर आपको एपिजियोटॉमी की करने की जरूरत पड़ी तो मदर को पेन होगा. सो पहले डॉक्टर क्या करेंगे, वहां पर लोकल एनेस्थेशिया दे देंगे, एंड देन दे विल अंडरगो और परफॉर्म द एपिजियोटॉमी. लोकल एनेस्थेशिया इज एडमिनिस्टर्ड जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ इन्फेंट. यस, बेबी का बर्थ होने ही वाला होता है, यू कैन सी कि हाँ बेबी अब प्रोग्रेस हो गया है, उसका हेड आ रहा है, तो जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ इन्फेंट आप लोकल एनेस्थेशिया दोगे. एंड अगर आपको लगता है तो तुरंत आप एपिजियोटॉमी कर सकते हो, आप एडवांस में नहीं दे सकते हो उसको. The anesthetic has no effect on the fetus. Yes, you are giving local anesthesia. आप सिर्फ पेरिनियम में आप दे रहे हो, तो इसकी वजह से फीटस को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा. फीटस की हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट कुछ भी डाउन नहीं होगा. इट डज नॉट अफेक्ट द फीटस. अंडरस्टूड अबाउट द लोकल एनेस्थेशिया? Yes.
Yes. Now there are different types of spinal anesthesia. उसमें भी different types है. So first is lumbar epidural block. What does this name suggest you? आप कहाँ पर दे रहे हो इंजेक्शन? लंबर लंबार, बट कहाँ पर? इंजेक्शन लंबार में ही देते हैं हम, लंबार वर्टिब्रा में ही देंगे, बट स्पेसिफिकली कहाँ पर? इन द L3 या तो एपिड्यूरल। L4 में। कहाँ पर? ड्यूरा मेम्ब्रेन से ना यस, देयर इज ऊपर अ ड्यूरा मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एपिड्यूरल स्पेस होती है, तो वहां पर आप इंजेक्ट कर रहे हो मेडिसिन, जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो एपिड्यूरल स्पेसिस में आप एडमिनिस्टर कर रहे हो. सो इंजेक्शन साइट इज द एपिड्यूरल स्पेस. कहाँ की? सो L3 to L4. सो लंबार वर्टिब्रा 3 एंड लंबार वर्टिब्रा 4 के बीच की जो स्पेस होती है, वहां से जो एनेस्थेशियोलॉजिस्ट होते हैं वो इंजेक्ट सिरिंज डालते हैं एंड एपिड्यूरल स्पेस में वो इंजेक्ट कर देते हैं मेडिसिन. द ब्लॉक इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर लेबर इज एस्टेब्लिश्ड or as partial anesthesia just before a scheduled cesarean birth. Yes, ये epidural anesthesia कब देना है? जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है. नाउ द मदर हैज एंटर्ड इनटू द सेकंड स्टेज. लेबर एस्टेब्लिश्ड हो गया है. सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट फेज था कि लेबर प्रोग्रेस होके पता चल गया कि नाउ बेबी डिलीवर हो ही जाएगा. सो जब लेबर एस्टेब्लिश हो जाता है तब उसको देना है, या फिर सीजेरियन करने की जरूरत पड़ी कि चलो हाँ आपको लगा कि देर इज नो नीड, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वजाइनल डिलीवरी, सो सीजेरियन बर्थ करने से जस्ट पहले आपको ये देना होता है पार्शियल एनेस्थीसिया. थोड़ा एज अ, हम बहुत जनरल नहीं देते बट थोड़ा ब्लॉक करने के लिए हम देते हैं एज अ पार्शियल एनेस्थीसिया जस्ट बिफोर द सीजेरियन. बट वजाइनल डिलीवरी में लेबर एस्टेब्लिश हो जाए बाद में देना होता है. The anesthetic relieves the pain from contractions and numbs the vagina and perineum. Yes, ये एपिड्यूरल ब्लॉक की वजह से क्या होगा? जो कॉन्ट्रेक्शंस का पेन हो रहा था मदर को, जो फील हो रहा था, वो पेन रिलीव हो जाएगा. वजाइना एंड पेरिनियम कंप्लीटली नम्ब हो जाएगी. The block may cause hypotension in the mother, bladder distension and prolonged second stage. Yes. सो अगर आप ये एनेस्थेशिया यूज कर रहे हो मदर में तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप भी हो सकता है, ब्लैडर भी एकदम डिस्टेंड हो जाएगा. बिकॉज आपने देखा होगा सर्जरी के बाद अगर किसी पेशेंट को हम एपिड्यूरल ब्लॉक देते थे तो यूरिनरी रिटेंशन होता था. यूरिनरी रिटेंट होगा तो ब्लैडर डिस्टेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक. सो ब्लैडर डिस्टेंशन हो सकता है एंड सेकेंड स्टेज भी प्रोलॉन्ग होगा बिकॉज मदर को फील ही नहीं हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन पेन. सो मदर पुशिंग एफर्ट्स नहीं करेगी एंड सेकेंड स्टेज जो है डिलीवरी ऑफ द फीटस वो बहुत लंबा चलेगा. सेकेंड स्टेज द एनेस्थेटिक डज नॉट कॉज यूजुअली अ हेडेक. यस, ये जो एपिड्यूरल ब्लॉक वाला एनेस्थेशिया है उससे मदर को हेडेक नहीं होगा. assess the maternal blood pressure and assess the bladder frequently because the complication of this anesthesia is hypotension, bladder distension. So वो हमें कम फ्रीक्वेंटली चेक करना होगा. ब्लड प्रेशर हमें मदर का मॉनिटर करना होगा, ब्लैडर हमें फ्रीक्वेंटली असेस करना होगा. अंडरस्टूड? यस. Maintain the client in sideline position or placed a roll blanket beneath the right hip to displace the uterus from inferior vena cava. Yes, हम मदर को सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन. सो हम मदर को साइडलाइन पोजीशन रखेंगे, या फिर चलो मदर साइडलाइन पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रही है तो मदर को क्या करोगे? सुपाइन पोजीशन दोगे बट राइट साइड एक पीलो का या फिर कोई टॉवेल का कुछ भी ऐसे रोल बनाकर आप राइट साइड रख दोगे. सो मदर थोड़ी ऐसे टिल्टेड रहेगी, कंप्लीटली सुपाइन नहीं रहेगी, थोड़ी ऐसी टिल्ट रहेगी, तो जिसकी वजह से यूट्रस का वेट डिस्प्लेस हो सकता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इंफीरियर वीना के बाद कंप्रेस नहीं होगा. सो बोथ द थिंग्स यू कैन डू. Administer IV fluids as prescribed. Maintain urinary catheter if in place. Yes. Hypotension हो जाता है, आपने ब्लड प्रेशर देखा एंड यू आइडेंटिफाई कि देयर इज अ हाइपोटेंशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? IV फ्लूइड्स देने पड़ेंगे. सो जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं यू हैव टू स्टार्ट द IV फ्लूइड्स. एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, यूरिनरी रिटेंशन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैथेटराइज करना पड़ेगा. सो अगर कैथेटर है तो उसको प्लेस पर मेंटेन करना है. Increase fluid as prescribed if hypotension occurs. Yes, अगर हाइपोटेंशन धीरे हो रहा है तो आपको फ्लूइड
भी इंक्रीज करना होगा, उसका फ्लो रेट भी इंक्रीज करना होगा. सो अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर यू विल मैनेज द IV fluids. Observe for any adverse effect from opioid epidural such as nausea and vomiting, pruritus or respiratory depression. Yes, उसके एडवर्स इफेक्ट, ये जो हम एपिड्यूरल एनेस्थेसिया यूज कर रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट हमें मॉनिटर करने हैं. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स? तो मदर को नोजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, प्रूरिटस हो सकता है. न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रूरिटस? व्हाट इज प्रूरिटस? Old students, what is pruritus? Generalized itching. Senses Generalized, yes. पूरी बॉडी पर इचिंग होगा. जिसको नहीं पता है प्लीज नोट इट डाउन, व्हाट इज प्रूरिटस. एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है. सो अगर आपको ये साइंस देखने को मिल रही है आफ्टर गिविंग एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मदर इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स रिएक्शंस. नेक्स्ट, अभी स्पाइनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल का ही हम स्टडी कर रहे हैं. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज इंट्राथिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. दिस इज नॉट एनेस्थेसिया, दिस इज Analgesic. analgesics. What is the function of analgesic? Pain relief. Yes, it relieves the pain. So ये medication कहाँ पर दी जाती है? Into the subarachnoid space. Subarachnoid space कहाँ पर होगी? First layer is outer से. बाहर, let me ask you one question. हम बाहर से देखें तो first layer कौन सी आएगी? Dura matter. Dura matter. उसके बाद Arachnoid matter. arachnoid matter. And उसके बाद Pia this matter. is pia matter. So during between the arachnoid and pia matter there is a layer, there is a membrane or space that is called as subarachnoid. subarachnoid space. Yes, तो ये जो मेडिसिन है, जो इंट्राथिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, वो डायरेक्टली subarachnoid स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाता है एंड हैज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. वो तुरंत ही पेन रिलीव कर देगा, इमीडिएटली उसकी एक्शन स्टार्ट हो जाएगी. इट मे बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद लंबार एपिड्यूरल ब्लॉक. हमने जो आगे वाला जो एनेस्थेसिया देखा उसके साथ भी दिया जा सकता है. सो लंबार एनेस्थेसिया भी दिया, ब्लॉक भी दिया और उसके साथ एनाल्जेसिक्स भी दिया. तो दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी. थर्ड कैटेगरी इज subarachnoid spinal block. Now this is also administered in the subarachnoid space, but this is a anesthetic agent, not only analgesic. It is a block, the subarachnoid spinal block. इंजेक्शन साइट इज इन द स्पाइनल subarachnoid space. ये भी subarachnoid space में ही दिया जाता है between L3 to L5. so lumbar 3, lumbar 4 और lumbar 5. so ये दोनों जो गैप्स है उसमें से कहीं पे भी एडमिनिस्टर किया जाएगा डायरेक्टली इनटू द subarachnoid space. The block is administered just before the birth. जैसे ही बर्थ होने वाला होता है उसके जस्ट पहले ही आपको देना पड़ेगा स्पाइनल ब्लॉक. The anesthetic relieves the uterine and perineal pain and numbs the vagina, perineum and lower extremities. Yes, पहला जो एपिड्यूरल था तो एपिड्यूरल का इफेक्ट एक्सट्रीमिटीज पर नहीं था. Now you are going into the subarachnoid space. तो इससे क्या होगा, इसमें जो अब एनेस्थेसिया दोगे तो उससे यूट्रस और जो पेरिनियल पेन हो रहा था मदर को कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से वो सब तो नम हो जाएगा. वजाइना भी नम हो जाएगी, पेरिनियम एरिया, पूरा पेरिनियल एरिया भी नम हो जाएगा एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, लेग्स भी नम हो जाएंगे सब एरेक्नोइड स्पाइनल ब्लॉक की वजह से. The anesthetic may cause maternal. Yes. આજે પેનલેસ ડિલિવરી જે થાય છે ને હોસ્પિટલમાં એમાં આ સ્પાઇનલ બ્લોક જ આપે ને? Yes, they give the spinal block. Ideally वो epidural block देते हैं. They do not numb the extremities, but अगर मदर को एक्सेस है तो वो स्पाइनल ब्लॉक देते हैं. बाकी स्पाइनल ब्लॉक इतना जल्दी नहीं देते बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट वी विल स्टडी. देखो एनेस्थेटिक्स, ये जो एनेस्थेटिक है स्पाइनल ब्लॉक, उसकी वजह से मैटरनल हाइपोटेंशन भी हो सकता है. इसकी वजह से पोस्टपार्टम हेडेक भी होगा. जो एपिड्यूरल था उसकी वजह से हेडेक हो रहा था नहीं, बट इसकी वजह से अगर स्पाइनल ब्लॉक यूज किया है सब एरेक्नॉइड वाला तो उसकी वजह से मदर को हेडेक भी हो सकता है. सो टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेडेक हम क्या करते हैं, क्लाइंट मस्ट लाई फ्लैट फॉर 8 to 12 hours आफ्टर स्पाइनल इंजेक्शंस.
स्पाइनल, ये सब एरेक्नोइड स्पेस में इंजेक्ट करने के बाद मदर को सुपाइन स्ट्रेट सोना होता है। मदर कैन नॉट टेक द पीलो ऑल्सो, पीलो भी नहीं देना होता है। अगर आपने गलती से पीलो दे दिया या मदर को फाउलर्स पोजीशन दे दी, लो फाउलर भी दे दी, तो उसकी वजह से मदर को बहुत सीवियर हेडेक होगा। सो टू प्रिवेंट दैट हेडेक, हमें मदर को कंप्लीटली स्ट्रेट लाई पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन विदाउट पीलो, हमें मदर को 8 से 12 घंटे तक सुलाना है। Administer IV fluids as prescribed depending on the blood pressure. IV fluids hypotension है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको IV fluids देने होंगे। Understood about the spinal block? Yes. Yes. So हमने लोकल एनेस्थेशिया देखा, फिर उसके बाद स्पाइनल एनेस्थेशिया देखा। उसमें 3 टाइप्स देखे, एपिड्यूरल ब्लॉक, सब एरेक्नोइड ब्लॉक एंड सब एरेक्नोइड एनाल्जेसिया। उसको हम बोलते हैं इंट्राथिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और इंट्राथिकल एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट इज जनरल एनेस्थेशिया, जो पूरी बॉडी नम कर देगी। सो जनरल एनेस्थेशिया मे बी यूज्ड फॉर सम सर्जिकल इंटरवेंशंस। द क्लाइंट इज नॉट अवेक एट ऑल। सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी है, नॉट ओनली द CS और उसमें, बट कभी भी कुछ ऑब्स्टेट्रिकल सर्जरी है, लाइक यूट्रस रिमूव करना है कि कुछ भी रिमूव करना है, तब भी हम जनरल एनेस्थेशिया देते हैं। क्लाइंट कंप्लीटली अवेक होगा ही नहीं, क्लाइंट तो जनरल एनेस्थेशिया की वजह से सो जाएगा। This is the really important point that you have to remember. General anesthesia presents some maternal danger of respiratory depression. Yes, general anesthesia देने की वजह से respiratory centers depress हो जाते हैं, so it is a danger. Vomiting होगा, so vomiting होगा तो उसकी वजह से risk है aspiration का. So this is so like dangerous. जब भी किसी मदर को जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है, so we have to watch them very carefully. तो दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जनरल एनेस्थेशिया की वजह से मदर को बहुत सारे रिस्क है, लाइक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग होगी तो एक्सपिरेशन का भी रिस्क हो जाएगा। अंडरस्टूड अबाउट द एनेस्थेशिया? ओके। यस और नो? ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर हम कल देखेंगे। यस और नो? आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? No, no. ओके, सो कल रीड करके आना जो आज हमने स्टडी किया है। आई विल आस्क यू टुमारो। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।